AF96 हिंदी। अध्याय 950 छोटा चूहा। लियोनेल ने सोलारा ग्रह पर प्रवेश करने का समय उसके लावा फ्लेयर्स में से एक का उपयोग करके निर्धारित किया। उसे भरोसा था कि खंडित घन इस दबाव को झेल लेगा, हालांकि खुद पर पड़ने वाला दबाव बिल्कुल अलग मामला था। उसने पाया कि वह उस झटके को झेलते हुए अपने दांत पीस रहा था। खंडित घन अपनी रक्षा क्षमता में कभी भी अच्छा नहीं रहा, हालांकि उसमें आत्मा मरम्मत की अद्भुत क्षमता थी। सौभाग्य से अपने चौथे चरण में प्रवेश करने के बाद वह इस मामले में बेहतर होता गया, लेकिन वह अपनी शारीरिक क्षमता के बजाय पूरी तरह से ऊर्जा पर निर्भर था। परीक्षण क्षेत्र में संचित अतिरिक्त ऊर्जा की वजह से लियोनेल के पास खंडित घन के इस्तेमाल में फिलहाल थोड़ी राहत थी। इसी वजह से वह कम से कम अभी तो बिना किसी चिंता के इसका इस्तेमाल कर पा रहा था। लेकिन अगर वह इसी तरह खतरे वाले क्षेत्रों में भागता रहा तो देर सवेर उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। सौभाग्य से यह आपदा विश्व संभवतः अधिक बल को अवशोषित करने का एक और अच्छा अवसर था। लियोनेल जल्दी से एक ग्रह पर उतरा जो किसी भी हब से काफी दूर था। उसने तुरंत अपनी प्रकाश तत्वीय शक्ति का इस्तेमाल करके साफ नजरों से ओझल हो गया, क्योंकि उसे यकीन था कि इस ग्रह पर विंसेरो ग्रह की तुलना में शायद और भी ज्यादा निगरानी केंद्र होंगे। लियोनेल के पास ये जानने का कोई पक्का तरीका नहीं था कि वह पकड़ा गया है या नहीं, लेकिन उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। विंसेरो ग्रह पर बिताए अपने समय की तुलना में इस बार वह और भी ज्यादा आश्वस्त था, खासकर इसलिए क्योंकि इस ग्रह पर उस मौलिक शक्ति की सघनता थी जिसका इस्तेमाल करने में उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। खंडित घन को एक तरफ रखकर लियोनेल ने ओब्सीडियन भूमि पर एक कदम आगे बढ़ाया। उसने महसूस किया कि ग्रह विंसेरो की अंतहीन चोटियों और घाटियों की तुलना में ग्रह सोलारा काफी समतल था। भूभाग के ज्यादातर गड्ढे और चोटियां लावा और मैग्मा के ज्वार भाटे के कारण थीं। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई ज्वालामुखी नहीं था, कम से कम लियोनेल ने एक नजर में तो नहीं देखा। मेरे स्नीकर्स। 4 पत्ती तिपतिया घास 4 RABET 4 पत्ती तिपतिया घास। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया और अपने कपड़े बिल्कुल कम कर लिए। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसके पास नंगा होने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये भले ही बुरी खबर रही हो, लेकिन अच्छी खबर ये थी कि यह माहौल, जो शायद उसके स्तर के ज्यादातर लोगों को मौत के कगार पर होने का एहसास कराता, उसे बसंत की बयार जैसा लग रहा था। लियोनेल ने गहरी सांस ली और आसपास के गर्म बालों को निगल लिया। उसे लगा कि उसकी स्कारलेट स्टार फोर्स के सामने इस जगह की गर्मी बहुत कम थी। हालांकि उसकी नंगी त्वचा खुली हुई थी और उसके पैरों के तलवे तपती जमीन को छू रहे थे, फिर भी वह अविचलित था। यह अच्छी बात है, लियोनेल ने मन ही मन सिर हिलाया। लेकिन मुझे अभी भी सावधान रहना होगा। इस ग्रह का एकमात्र खतरा गर्मी नहीं है। अगर लियोनेल पर अचानक आवेशित कणों का तूफान आ जाता तो उसकी मौत में शायद कुछ ही दिन लगते। खुशकिस्मती से उसके पास इसके लिए एक आकस्मिक योजना थी। तारांकन ब्लूक। लिटिल टॉली भी गर्मी से बेपरवाह था, लेकिन ये बात तो समझ में आती है। लियोनेल के साथ मिलकर क्राफ्ट्स पूरा करते हुए वह नन्हा सा लड़का अस्थिर गर्मी की उच्च सांद्रता का आदी था। दरअसल लिटिल टॉली न केवल इस गर्मी को झेलने में माहिर था, बल्कि उसे गर्म रखने में भी उससे भी बेहतर था, जो एक मेटल स्पिरिट के लिए विरोधाभासी लग रहा था। एक विचार के साथ छोटे टॉली ने लियोनेल के शरीर को ऊपर से नीचे तक ढक दिया और उसे एक धातु मानव जैसा बना दिया। लियोनेल ने कोई जोखिम न उठाते हुए अपनी आंखों को भी बचा लिया। उसे अपनी आंतरिक दृष्टि पर इतना भरोसा था कि वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा। दरअसल कई मायनों में उसकी आंतरिक दृष्टि उसकी आंखों से ज्यादा विश्वसनीय थी। लियोनेल को अपने पूरे शरीर में ठंडक का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि अग्नि तत्व से लगाव के बिना भी सिर्फ लिटिल टॉली के साथ उसकी साझेदारी ही इस ग्रह पर कदम रखना उसके लिए काफी आसान बना देगी। बेशक लियोनेल को इसके लिए लिटिल टॉली की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे पूरा भरोसा था कि लिटिल टॉली विकिरण और अस्थिर चुंबकीय क्षेत्रों से बचाव में उसकी मदद कर सकता है। बाकी सब तो उस पर छोड़ दिया जा सकता था। एक छलांग के साथ लियोनेल सीधे लावा में कूद गया और दुनिया की गहराई में तैरते हुए आंखों से ओझल हो गया। अगर कोई उसे अभी देख पाता तो वह सचमुच पानी में मछली जैसा दिखता। उसकी पृथ्वी और अग्नि तत्वीय समानताएं एक साथ काम करती हैं, तो ये दुनिया उसे अपनी गहराइयों तक पहुंचने से कैसे रोक सकती है। अल्पविराम। ये कहना सचमुच कठिन था कि लियोनेल का भाग्य बहुत अच्छा था या फिर सचमुच बहुत बुरा। सच तो ये था कि लियोनेल का ग्रह की सतह पर बिना पकड़े पहुंचना नामुमकिन था। वह इतने बड़े संगठनों की पहचान प्रणाली से पूरी तरह अपरिचित था, जबकि दूसरी ओर ये संगठन इन संसाधनों को अपने जीवन के रक्त की तरह मानते थे।
वे बिना उचित सुरक्षा के इसे कैसे छोड़ सकते थे? जैसा कि कहा गया है, इस समय ग्रह सोलारा असाधारण रूप से महत्वपूर्ण मेहमानों को प्राप्त करने पर केंद्रित था। मेहमान इतने महत्वपूर्ण थे कि लियोनेल की तलाश भी थोड़ी देर के लिए रोक दी गई थी। मेहमान इतने महत्वपूर्ण थे कि गिल्ड प्रमुख ओवल्टीन भी व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए थे। हर कोई आकाशगंगा की ओर हो रहे इस अभिसरण के बारे में और भी गहराई से जानने लगा था। सदियों से, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा समय से चल रही खामोश साजिशें धीरे धीरे फल देने लगी थीं और आन्या जैसी घटनाएं तो बस हिमशैल की एक झलक थी। अगले दशक ये तय करेंगे कि कौन शीर्ष पर पहुंचेगा और कौन इतिहास के पन्नों से गायब हो जाएगा। धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने लगे इन लोगों में कुछ युवक युवतियां भी थे, जिनके बाल आग जैसे लाल और आंखें कोयले जैसी काली थीं। उन्हें देखकर लियोनेल के मन में भी ब्रेजिंगर परिवार से जुड़ने का तुरंत विचार आया होगा। हालांकि उनमें जरूरी लाल आंखें नहीं थीं और उनकी आभा भी बहुत अलग थी। उनके शीर्ष पर शार्क जैसे दांतों और गंधक जैसी सांसों वाला एक युवक लगभग 2.5 मीटर लंबा था। उसके रोमछिद्रों से लगातार निकलती गर्मी के कारण उसके आसपास की हवा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। उसने एक गहरी सांस ली, जिससे अग्नि तत्व बल्कि सर्पिल हवाएं उसकी ओर बहने लगी। उसके दांतेदार दांत लाल सुनहरी रोशनी के नीचे चमकने लगे। टकराना। आग का एक विस्फोट उसके पैरों के चारों ओर घूम गया, जिससे गिल्ड हाउस की मजबूत जमीन चकनाचूर हो गई। ये दुनिया वाकई बुरी नहीं है, ऑगस्टस। हालांकि वह उससे बहुत छोटा था, लेकिन उस युवक को इसकी परवाह नहीं थी और उसने सीधे गिल्ड प्रमुख को उसके नाम से पुकारा। अगर बाकी सब वादे के मुताबिक रहा तो मेरा परिवार तुम्हें जरूरी क्राफ्टर्स और मदद देने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा सा चूहा मेरे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है। ऑगस्टस ओवल्टीन। कोई भी यह सोच सकता था कि वह एक महान व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति जो एक शब्द से ही पूरी आकाशगंगा में हलचल मचा सकते थे, ऐसे व्यक्ति जिनके पास ऐसी आभा थी जो ऐसी बात को स्पष्ट कर देती थी। हालांकि ये सच था कि वह एक ही विचार से आकाशगंगा को उलट पुलट कर सकता था, बाकी सब सच नहीं था। दरअसल कुछ दबंग युवकों के आगे वह आसानी से दब जाता था और लगता था कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे भी बुरी बात यह थी कि आकाशगंगा में अराजकता फैलाना अब उसके लिए इतना आसान भी नहीं रहा होगा, क्योंकि इस आकाशगंगा की छिपी हुई अंतर्धाराएं और भी ज्यादा स्पष्ट होती जा रही थीं। वह आदमी खुद एक शांत विद्वान लग रहा था। वह उदासीन नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी जो उसे गर्मजोशी और स्वागत से भरा हुआ दिखा रही थी। साथ ही, हालांकि वह नाटा नहीं था, लेकिन लंबा भी नहीं था, 6 फुट से कम लंबा। उसमें जरा भी कोई रौब नहीं दिख रहा था। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि यह युवक उसे उसके पहले नाम से पुकार रहा है। यह एहसास कई लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा होगा। जिस आदमी के फैसलों से उसके अपने बच्चे भी डरते थे, वही असल में ऐसा दिखता था। लेकिन शायद सबसे ज्यादा डरावने वे लोग थे जो अपने विचारों को इतनी अच्छी तरह छिपा पाते थे। अगर आप और आपके दोस्त इसे खेल की तलाश के तौर पर लेना चाहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तक आप यहाँ हैं, प्लेनेट सोलारा को अपना निजी मैदान समझें। हालांकि हम आपके लिए ये भी कर सकते हैं ताकि आपका प्रशिक्षण ज्यादा स्वतंत्र और बेरोक-टोक हो। चुनाव आपका है। ऑगस्टस की आवाज काफी संतुलित और संतुलित थी। वह न तो बहुत जोर से बोलता था, न ही बहुत धीरे से। और अपनी चापलूसी भरी मुस्कान के बावजूद उसके शब्दों में एक मजबूती थी। ऐसा लग रहा था कि वह दास्ता और दबंगई के बीच की रेखा खींचने का आदी था। लंबे, शार्क जैसे दांतों वाले युवक ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। उसने अपने आसपास खड़े दूसरे युवकों की तरफ देखा, लेकिन उन सभी के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वे किसी भी तरह से विचलित नहीं होना चाहते। वे बहुत देर से चुपचाप पनप रहे अंतर्धारा में थे, अब वे किसी भी चीज से बंधे नहीं रहना चाहते थे। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम खुद ही चले जाएंगे। हम, ठीक है। ऑगस्टस ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि युवकों को इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं था और वे तुरंत विश्राम स्थल से बाहर निकल गए और गर्मी से बचने के लिए अपने अपने तरीके अपना रहे थे। कुछ ही देर में वहां ऑगस्टस और उसके साथियों के अलावा कोई नहीं बचा। स्कैनर ने जो पकड़ा है उससे खींचो। उनके गायब होने के बाद ऑगस्ट बोला। किसी व्यवस्थित मशीन की तरह सेवक इधर उधर घूमने लगे। जल्द ही ऑगस्टस के सामने कई तैरती हुई जालियों का जाल आ गया। उद्धरण चिन्ह ... कितना चतुर। तस्वीरें इतनी धुंधली थीं कि ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वे लियोनेल को पकड़ने में कामयाब रहे, क्योंकि वह एक सौर फ्लेयर पर सवार था, फिर भी उसकी कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं थी।
और जब तस्वीरें साफ हुईं तो लियोनेल ने अपवर्तक प्रकाश सक्रिय कर दिया था, जिससे वह गायब हो गया। उन्हें केवल यही पता था कि लियोनेल कहाँ उतरा था और वह किस प्रारंभिक दिशा में गया था। गिल्ड प्रमुख ग्रह के केंद्र के पास बड़ी हलचलें हो रही हैं। संभावना है कि इस व्यक्ति ने इसे ही अपना लक्ष्य बना रखा है। हम ऑगस्टस ने सिर हिलाया, उसकी हल्की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। कुछ बेहतरीन सैनिक भेजो जो छिपने में माहिर हों। उन नौजवानों को कुछ मत होने देना, मैं नहीं चाहता कि उनके सिर का एक भी बाल खराब हो। हाँ, गिल्ड प्रमुख ऑगस्टस ने उन युवाओं की पसंद को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। दरअसल वो स्थिति पर नजर रखता रहा और जरूरत पड़ने पर व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ये युवा ही उसके अगले मुकाम तक पहुंचने की कुंजी थे। ये सारे छोटे मोटे झगड़े और ये अंदरूनी कलह उसके रास्ते में रोड़े अटकाने के अलावा कुछ नहीं थे। वह बहुत समय से अपनी किस्मत आजमाने की सोच रहा था। ये सभी रहस्यमय गुट जो अचानक उस गिल्ड के भीतर उभर रहे थे, जिसे उसने अपने खून, पसीने और आंसुओं से बनाया था, वह उन सभी को एक एक करके नष्ट कर देगा। अल्पविराम लियोनेल को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसे बहुत पहले ही खोज लिया गया था। लेकिन जैसा कि उसने पहले ही तय कर लिया था, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो शिकार होने के लिए पहले से ही तैयार होकर यहाँ आया था। एक आपदाग्रस्त दुनिया ने एक अनोखा अवसर प्रदान किया। एक सामान्य ग्रह के विपरीत, अगर उन्हें पता भी था कि कोई आक्रमण कर रहा है, तो भी कुछ भी करना आसान काम नहीं था। हालांकि लियोनेल को यह भी पता था कि वह इस ग्रह के केंद्र के जितना करीब पहुंचेगा, खोज का दायरा उतना ही छोटा होता जाएगा, खासकर अगर वे पहले से ही उस पर नजर रख रहे हों। इसलिए उसे अभी भी अपनी गतिविधियों में कुछ तेजी दिखानी थी। लियोनेल, जो लावा के पर्दों के बीच से गोली की तरह तेजी से निकल रहा था, अचानक रुक गया। ये रहा पहला। इस दुनिया में लियोनेल को अयस्क भंडार खोजने के लिए शब्दकोश पर निर्भर रहने की भी जरूरत नहीं थी। उसकी अपनी रुचियां और संवेदनशीलताएं ही काफी थीं, खासकर 5वें आयाम में प्रवेश करने के बाद। जब तक उसका ध्यान केंद्रित रहता, वह सैकड़ों किलोमीटर दूर की चीजों को भी भांप सकता था, और इस दुनिया में यह और भी बढ़ गया था। ये लियोनेल का पहला अयस्क भंडार नहीं था, लेकिन यह पहला ऐसा भंडार था जो उसके समय के लायक था, क्योंकि इसमें 5वें आयाम के अयस्कों का विशाल भंडार था। दरअसल अकेले ये भंडार लगभग 70% 5वें आयाम का था। अगर मिल्की वे गिल्ड को ये भंडार मिल जाता तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी परेशानी होती। उन्हें न केवल वहां पहुंचने के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाना होता, बल्कि उन्हें ऐसे खनिकों की भी जरूरत होती जो इस गहराई पर दबाव और बेतहाशा गर्मी दोनों को झेलने के लिए मजबूत और दृढ़ हों। इतना ही काफी नहीं था, ऐसे अयस्कों की खुदाई अपने आप में खतरों से भरी थी। कौन जानता था कि कब आप किसी ऐसे ईंधन प्रकार के अयस्क से टकराएंगे जो आपके चेहरे पर फट जाएगा और आपके शरीर का आधा हिस्सा अपने साथ ले जाएगा। लेकिन लियोनेल के लिए हम 12 मिनट अमीर नन्हे टॉली ने लियोनेल के आदेशों का लगभग तुरंत जवाब दिया। एक पल में लियोनेल चांदी की एक पतली परत से ढक गया। अगले ही पल उसके हाथ हथेली के आधार से लेकर उंगलियों के सिरे तक 3 मीटर से भी ज्यादा बड़े हो गए। अगर कोई गौर से देखे तो लियोनेल के असली हाथ तेजी से हिलते हुए दिखाई दे सकते थे। उनकी उंगलियां नन्हे टॉली की हर हरकत को नियंत्रित कर रही थीं। लियोनेल ने एक कदम किनारे की ओर बढ़ाया, लावा के तेज झरने से निकलकर एक लावाविहीन गुफा में कदम रखा। उसका हाथ एक बगल की दीवार पर पड़ा जो चमकते हुए मानिकों जैसी दिख रही थी। हालांकि जोरदार विस्फोट की बजाय वह आवाज रेत में हाथ चलाने जैसी थी। बड़े चांदी के हाथ ने कठोर चट्टान को ऐसे खोदा मानो वह कोई खिलौना हो। उसकी उंगलियों के निशान लगभग पिघली हुई चट्टान पर पड़ रहे थे, जिससे नीचे और भी चमकदार और परिष्कृत अयस्क दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे लियोनेल लिटिल टॉली को इस्तेमाल करने के इस अनोखे तरीके का आदी होता गया, उसकी हिम्मत बढ़ती गई। उसकी पीठ से बाहें उभर आईं और आखिरकार उसके 10 हाथ एक साथ उस पर काम करने लगे। हर हाथ अयस्कों को ऐसे निकाल रहा था जैसे वे टोफू से ज्यादा सख्त न हो। अभी 10 की सीमा है, मैं लिटिल टॉली को और अधिक पतला नहीं कर सकता। लियोनेल को लगा कि उसका दिमाग इन बड़े हाथों को और ज्यादा नियंत्रित कर सकता है, लेकिन लिटिल टॉली कितना बड़ा हो सकता है, इसकी एक सीमा थी। लियोनेल को पहले उस छोटे से बच्चे को 5वें आयाम में प्रवेश करने में मदद करनी होगी, उसके बाद ही वह अपने हाथों की संख्या बढ़ाएगा। ये जानते हुए लियोनेल ने लगभग 95% अयस्कों को खंडित घन में जमा कर दिया और बाकी को लिटिल टॉली को धीरे धीरे अवशोषित करने दिया। उसे लिटिल टॉली को खिलाने में सावधानी बरतनी पड़ी। यही वजह थी कि वह लिटिल ब्लैक स्टार की तरह खुद आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
लेकिन इस नियंत्रित वातावरण में लियोनेल खुद चीजों पर नजर रखने में आश्वस्त था। जैसा कि लियोनेल ने अनुमान लगाया था, मात्र 1 दर्जन मिनट में गुफा पूरी तरह से खोखली हो गई। बुरी फसल नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे अच्छे अयस्क केवल 5वें आयाम के तीसरे स्तर के हैं। अगर मुझे कुछ अरबे अयस्क भंडार और एक शैतान की छीलन भंडार मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। लियोनेल ने गोली चला दी। उसे कई उर्बे अयस्क भंडार मिले, लेकिन वे सभी चौथे आयाम के थे, इसलिए उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। जैसे जैसे लियोनेल ग्रह के केंद्र की ओर गहराई में गया, उसने पाया कि बल का घनत्व हर पल बढ़ता जा रहा था। जल्द ही यह उसके लिए थोड़ा दमघोंटू हो गया। नहीं, दम घुटना सही शब्द नहीं था। यह तो नशे जैसा था। लियोनेल को लगा कि वह नशे में धुत हो रहा है। लियोनेल की भौहें तन गईं। वह जानता था कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज कम मात्रा में हानिरहित है, इसका मतलब यह नहीं कि वह ज्यादा मात्रा या सांद्रता में भी हमेशा ऐसी ही रहेगी। लोग पानी की ज्यादा खुराक लेकर ऑक्सीजन के नशे में भी हो सकते हैं। ये कहना कोई बड़ी बात नहीं थी कि फोर्स के साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं इतने समय से निष्क्रिय रूप से डायमेंशनल क्लींस का अभ्यास कर रहा हूं, लेकिन लगता है कि यहाँ ये खतरनाक हो सकता है। कम से कम अगर मैं इसी तरह जारी रखूं तो ये खतरनाक हो सकता है। चलो कुछ चीजें समायोजित करते हैं। लियोनेल अपने विभाजित मन का उपयोग निष्क्रिय रूप से हर समय अभ्यास करने में सक्षम था। इसी का परिणाम था कि वह कुछ ही हफ्तों में टियर 1 में मजबूती से कदम रखने के करीब पहुंच गया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस जगह के प्रति उसके लगाव और बल की एकाग्रता के संयोजन ने उसे बहुत अधिक प्रचुरता प्रदान कर दी थी, एक ऐसी प्रचुरता जिसे उसका मन संभाल नहीं पा रहा था। दिलचस्प। ओह, लियोनेल ने अभी अभी समस्या सुलझाकर खुद को संतुलित किया ही था कि उसे वह चीज नजर आ गई जिसकी उसे जरूरत थी। वह कान से कान तक मुस्कुरा उठा। मैं आमिर हूँ। लियोनेल आगे बढ़ा और लावा के समंदर में घूमता हुआ कुछ ही सेकंड में अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। लाल सुनहरे लावा के एक और पर्दे को चीरता हुआ उसकी मुस्कान लिटिल टॉली की चांदी जैसी त्वचा के नीचे लगभग साफ दिखाई दे रही थी। जल्द ही 10 बड़े बड़े हाथ फिर से प्रकट हुए, बेखौफ अयस्क की नस में झांक रहे थे। किलोग्राम दर किलोग्राम उर्बे अयस्क लियोनेल की जेबों में पहुंच रहा था। उसका दिल एक नवधनाध्य की भावनाओं से धड़क रहा था। आखिरकार उसे अपना पहला 5वां आयामी उर्बे अयस्क भंडार मिल ही गया था और उसकी गणना के अनुसार यहां कम से कम 1000 किलोग्राम अयस्क था। इससे शील्ड क्रॉस टॉस के साथ उसकी लड़ाई में मिली सफलता बच्चों का खेल लगने लगी। लियोनेल को इसे साफ करने में मुश्किल से 5 मिनट लगे। उसके बाद वह जितना अंदर गया, जमाव उतना ही ज्यादा होता गया। ये साफ था कि वातावरण जितना खतरनाक होता गया, मिल्की वे गिल्ड द्वारा लोगों को इतनी दूर भेजने की संभावना उतनी ही कम होती गई। हालांकि लियोनेल को एक बात जरूर अजीब लगी। ज्यादा आसान खदानों में भी उसे अभी तक किसी का सामना नहीं करना पड़ा था। विंसेरो ग्रह पर मुसीबत से बचने के लिए उसे कई खनिकों के बीच से गुजरना पड़ा था, लेकिन उसे इस जगह पर एक भी जीव नजर नहीं आया था। लियोनेल को यकीन नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यह ग्रह कहीं ज्यादा खतरनाक था। खतरे के बावजूद भी कम से कम कोई तो होगा ही। कोई और वजह जरूर होगी। क्या जल्द ही कोई खतरनाक घटना घटने वाली है, या फिर कोई और वजह है कि उन्होंने बाकी सबको बाहर निकाल दिया। लियोनेल ने अपने मन में संदेह का एक छोटा सा बीज बोया और खुद को किसी भी संभावित बदलाव या खतरे के लिए तैयार कर लिया। हालांकि उसके मूड को पूरी तरह से ठंडा करना बहुत मुश्किल था। सिर्फ 1 घंटे में उसने 8000 किलोग्राम से ज्यादा 5th डायमेंशनल अरबे अयस्क इकट्ठा कर लिया था। वह लगभग अपनी ही कीमत चुका सकता था। ये बात है। कुछ घंटों बाद लियोनेल को आखिरकार इस ग्रह से कुछ वास्तविक दबाव महसूस होने लगा था। कम से कम लिटिल टॉली अब उतना बेपरवाह नहीं रह सकता था जितना वह आमतौर पर रहता था। दुर्भाग्य से 5वें आयाम में प्रवेश करने से पहले उसे अभी भी कुछ दूरी तय करनी थी, इसलिए उसे अभी भी थोड़ा प्रयास करना था। हालांकि लियोनेल इस बारे में ठीक से नहीं सोच रहा था, बल्कि उसे एहसास हुआ कि बल का संकेंद्रण उस स्तर तक बढ़ गया था जहां पृथ्वी के ठीक सामने आने के बाद से वह पहली बार बल क्रिस्टल खदान के पास पहुंचा था। लियोनेल को यकीन था कि मिल्की वे गिल्ड को इसके अस्तित्व के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वरना वे इसे निकालने में किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन अब क्या इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। यह न केवल धन था, बल्कि बल का संकेंद्रण इस खदान को बनाने के लिए पर्याप्त है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि प्राकृतिक बल कलाएं भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है। हमारे पास आया। अगर बल का संकेंद्रण पहले से ही ज्यादा था तो अब यह आसमान छू रहा है।
अगर लियोनेल ने ये जगह तब खोज ली होती जब खंडित घन अभी अपने दूसरे चरण में था, तो शायद उसे तीसरे चरण में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। लियोनेल ने चमकदार गुफा में कदम रखा, उसकी आंखें लगभग चमक रही थीं। चाहे दीवारें हों, छतें हों या फिर उसके पैरों के नीचे का फर्श, सब मानिकों से ढके हुए थे और उनके भीतर टिमटिमाती चांदी की लपटें नाच रही थीं। दो रंगों का ये द्वंद्व एक अद्भुत दृश्य बना रहा था और देखने में बेहद खूबसूरत था। यह एक विशेष प्रकार का अग्नि बल होना चाहिए। ओह, ये! लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये क्रिस्टल जितने भी सुंदर लग रहे थे, लियोनेल के दिल में खतरे की एक वृत्ति ने तब दस्तक दी जब उसने एक क्रिस्टल तोड़ने का सोचा। कई पल ध्यान से देखने के बाद लियोनेल को समझ आ गया। यह अग्नि बल खतरनाक है। लियोनेल के लिए, जिसके शरीर में स्कारलेट स्टार फोर्स एक टाइम बम की तरह था, ऐसा कुछ कहना थोड़ा चौंकाने वाला नहीं होगा। बेशक, लियोनेल के लिए खतरनाक इस ज्वाला का चरित्र अग्नि तत्व नहीं था, बल्कि एक अनोखा उत्परिवर्तन था जो संभवतः इसी ग्रह के कारण हुआ था। और किसी तरह लियोनेल को लगा कि यह तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा था। ये सुरंग ऐसी बनी है मानो ये किसी स्थान से बहकर आए हो। बस इधर उधर देखते हुए लियोनेल को लगा कि वह किसी ऐसी चीज के मुहाने पर खड़ा है जो बह निकली है। तार्किक रूप से तो शायद वहां एक गहरा, ज्यादा सघन क्षेत्र था। लियोनेल गुफा में नीचे गया और उसे कई छेद और छिद्र मिले जो कहीं और गहरे तक ले जा रहे थे। दुर्भाग्य की बात यह थी कि उसका शरीर उनमें से किसी में भी समा नहीं पाया। शायद इसीलिए उन्होंने अभी तक इस जगह की खोज नहीं की है। यह अपेक्षाकृत नई संरचना होनी चाहिए। शायद कुछ महीने ही बीते होंगे, लेकिन यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। सिर्फ बल के फैलाव से ये सब हुआ है, तो दूसरी तरफ क्या है? लियोनेल की निगाहें अचानक तेज हो गईं। सब कुछ निगल जाओ, छोटे टॉली। तारांकन ब्लू। कुछ ही पलों में नवोदित फोर्स क्रिस्टल खदान गायब हो गई। लिटिल टॉलिवर ने उसे पूरी तरह निगल लिया। खतरा सापेक्ष था। खतरा उस हद तक नहीं पहुंचा था कि लियोनेल को एक कदम पीछे हटने की जरूरत महसूस हो। इसके अलावा ये बल क्रिस्टल सिर्फ तीसरे आयाम के थे। लियोनेल ने लिटिल टॉली को इन्हें निगलने के लिए सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि उनकी गुणवत्ता अच्छी थी और साथ ही वह उस छोटे से बच्चे को उच्च स्तरों के लिए तैयार करना चाहता था। टकराना। लियोनेल की मुट्ठी ने गुफा की विपरीत दीवार को तोड़ दिया, जिससे छिद्र इतने बड़े हो गए कि वह उसमें से होकर गुजर सके। अचानक हुए इस बदलाव से एक प्रचंड ऊर्जा ऊपर की ओर उमड़ पड़ी। यह उस तरह की उबलती हुई गर्मी थी जैसी किसी गर्म तेल के फटने या किसी गीजर के आसमान में उछलने से होती है। इसे अवशोषित करो। लियोनेल ने बल के इस अनियंत्रित संकेंद्रण को खंडित घन की ओर पुनर्निर्देशित किया। सच तो यह है कि लियोनेल इस विचित्र अग्नितत्वीय शक्ति से शुद्ध शक्ति क्रिस्टल बनाना चाहता था। उसे लग रहा था कि यह अनोखी अग्निशक्ति उसके भीतर एक शक्तिशाली बदलाव की जड़ बन सकती है। अपने स्नो स्टार उल्लू वंश को बेहतर बनाने के उनके विचारों ने उनके लिए एक और रास्ता खोल दिया था। अग्नि तत्व के प्रति उनकी सबसे गहरी आत्मीयता थी। न केवल ब्रह्मांड में अग्नि के सर्वोच्च स्रोत पर उनका नियंत्रण था, बल्कि यह एक सहज नोट के रूप में भी मौजूद थी, जो इसका सबसे शुद्धतम रूप था। इतनी आत्मीयता के बावजूद वह लगातार खुद को सामान्य अग्नि शक्ति का उपयोग करने तक ही क्यों सीमित रखे हुए था। भले ही वह अभी अपनी स्कारलेट स्टार फोर्स को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, क्या ऐसी कोई शक्तिशाली अग्नि शक्तियां नहीं थीं जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता था? और संयोग से इसने उसका ध्यान खींचा। अगर वह सही था, तो शायद वह अपने 4 ऋतुओं के दायरे को एक ही झटके में पूरा कर लेगा। और अगर सब कुछ उसकी कल्पना के अनुसार हुआ, तो शायद छठे आयाम के नीचे कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। कम से कम ब्रह्मांड के इस चतुर्थांश से तो कोई भी नहीं। जैसे जैसे लियोनेल नीचे कूदा, गर्मी और दबाव बढ़ता गया और खतरे के संकेत आसमान छूने लगे। लेकिन वह आगे बढ़ता रहा और मक्खन में गर्म चाकू की तरह सब कुछ चीरता हुआ आगे बढ़ता गया। एक और लिटिल टॉली ने अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों और अयस्कों को चीर डाला। दूसरी ओर खंडित घन ने अपने आसपास के उच्च सांद्रता वाले बल को सोख लिया। लियोनेल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बल की यह मात्रा भी एक शुद्ध बल क्रिस्टल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मामले को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए लियोनेल के पास से गुजरी फोर्स की मात्रा उसके शरीर को 1000 बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी खंडित घन के अनुसार वह शुद्ध फोर्स क्रिस्टल बनाने की दिशा में 1% भी आगे नहीं बढ़ पाया था। लियोनेल की नजर अचानक तेज हो गई। वह घंटों से सफर कर रहा था, उसकी रफ्तार कम नहीं हो रही थी, हालांकि गर्मी बढ़ती जा रही थी।
उस क्षण उसने एक अवरोध को तोड़ दिया और स्वयं को घुटन भरी गर्म हवा के कोहरे में गिरता हुआ पाया। लियोनेल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में प्रवेश कर गया हो। चारों ओर पिघली हुई चट्टानों के झरने ऊपर से गिर रहे थे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उनमें से कुछ तो उल्टे बह रहे थे, मानो उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि कौन ऊपर है और कौन नीचे। इससे एक अजीब दृश्य पैदा हो गया जहां दो झरने आपस में टकरा रहे थे, फिर भी एक दूसरे को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रहे थे। इसके बजाय जहां ये झरने मिलते थे वहां हवा में तैरते लावा के पतले कुंड लटके हुए थे, जो एक पतली रेखा खींच रहे थे जो इस अजीब दुनिया को ऊपर और नीचे के बीच विभाजित कर रही थी। इस सब के बीच में, जिसे केवल एक छोटा सा सूरज ही कहा जा सकता था, लाल, सुनहरे और चांदी जैसे रंगों से लहलहा रहा था। लावा के पतले कुंड उसके चारों ओर एक चक्राकार आकृति बना रहे थे, जो उसके ज्यादा पास आने को तैयार नहीं था। इस लघु सूर्य के भीतर सभी प्रकार के जटिल रून तैर रहे थे, जो एक निर्विवाद शक्ति से स्पंदित थे। ये बात है, ओह, ऐसा लगता है कि छोटा चूहा हमारे पास आया है। अचानक आए आवाज से लियोनेल की पलकें कई बार झपकने लगी। कोहरा। लियोनेल, जो अभी भी हवा में गिर रहा था, ने अपनी आंतरिक दृष्टि उस व्यक्ति की ओर घुमाई जिसने बात की थी। हालांकि बेहोश होकर भी उसने अपना सिर आवाज की ओर घुमाया। लियोनेल की इंद्रियां 6 युवकों को देखकर दंग रह गईं। वे लावा के पतले कुंड पर छोटे से सूरज से कुछ दूरी पर एक साथ खड़े थे। हालांकि ये स्पष्ट था कि लियोनेल की तुलना में वे सभी अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे। जिसने खास तौर पर लियोनेल से बात की थी, उसने एक विशाल काले कवच का सेट पहना हुआ था, जिसकी एक मजबूत ढाल बाहर की ओर फैल रही थी और जो बाकियों के दबाव को काफी हद तक रोक रही थी। वहीं जो लोग उसके पीछे चल रहे थे, उन्होंने न सिर्फ अपना कवच पहना हुआ था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनके हाथों में एक चमकता हुआ गोला भी था। वे बलपोत हैं। बलपात्र मूलतः कृत्रिम बल क्रिस्टल थे। वे खाली शुरू होते थे और उन्हें भरना पड़ता था, और जब वे भर भी जाते थे तो उनमें असली बल क्रिस्टल जैसी शुद्धता नहीं होती थी। शुद्ध बल क्रिस्टल की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि कुछ स्थानों पर उन्हें उर्बे अयस्क के लिए प्रतिस्थापन मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये स्थान आमतौर पर परिवारों या संगठनों जैसे घनिष्ठ समूह थे जो विशेष बलों में विशेषज्ञता रखते थे, जिन्हें किसी विशेष बलपोत से लाभ होता था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये युवा अपने बल वाहिकाओं का इस्तेमाल धन संग्रह के लिए कर रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वे उस छोटे तारे से निकलने वाली शुद्ध शक्ति को आत्मसात कर रहे थे। ये शक्ति इतनी शुद्ध थी कि छठे आयाम से बस एक कदम की दूरी पर थी। लियोनेल को लगा कि उनके पास यह अंदाजा लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है कि वे क्या कर रहे थे, लेकिन उनका मानना था कि शायद इसका संबंध उनके प्रशिक्षण से था। वह हवा में उछला और आखिरकार फुर्ती से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी युवाओं ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। उसने उनकी उपेक्षा की। बीएसई लिमिटेड के शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ एआई विश्लेषण। पीपी स्टॉक। शार्प दांतों वाले उस युवक के पास शब्द नहीं थे जब उसने देखा कि लियोनेल उनसे नजरें फेरकर दुनिया के केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जैसे ही वह स्तब्ध हुआ, उसने आखिरकार अपनी व्यंग्यात्मकता को एक तरफ रखा और लियोनेल को गौर से देखा। अपने अपरिहार्य क्रोध के प्रकट होने से पहले सदमे के उस क्षण में वह स्तब्ध रह गया। धातु आत्मा। इतने पास से वह ये नहीं बता पाता कि लियोनेल के शरीर पर क्या लेप लगा था। उस पल जो भी क्रोध उसे महसूस होना चाहिए था, वह लालच में पूरी तरह से डूब गया था। और फिर भी सिर्फ इसलिए कि वह चाहता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह लियोनेल पर सीधा हमला कर सकता था। एक तो वह अभी भी अपने पीछे वालों की जिंदगी के लिए जिम्मेदार था। अगर ये सब उसके अपने मिडास परिवार के लोग होते तो शायद ठीक होता, लेकिन रेडिक्स परिवार के 2 लोग थे, जिनमें से एक उसकी मंगेतर थी, लिबली। वह अचानक बोल पड़ा। उसकी तुलना में उसकी मंगेतर लगभग बौनी ही थी। वह 2.5 मीटर लंबा था, लेकिन वह उससे लगभग 1 मीटर छोटी थी। लिबली अकेली थी जिसने लियोनेल के रूप रंग पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उसकी नजर अपने फोर्स वेसल पर टिकी थी और वह लगातार कुछ गणना कर रही थी। मत करो, लिबली बिना ऊपर देखे बोला। इस जगह पर उसे हराने की तुम्हारी संभावना 1% से भी कम है। अगर तुम ऐसा करते भी हो तो इस जगह उसकी मेटल स्पिरिट लेने की तुम्हारी संभावना उस संभावना के 1% से भी कम है। अगर तुम कुछ करते हो तो हम में से बाकी लोगों के मरने की संभावना 60% से ज्यादा होगी। लिबली के मंगेतर डायनमो ने ये शब्द सुनकर लगभग हाथ बढ़ाकर उसकी दुबली पतली गर्दन पकड़ ली।
लेकिन लिबली की एक हल्की सी झलक ही उसे मिली और फिर उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। डायनमो ने अपने शार्क के दांतों को आपस में पीस लिया, उसके होठों से गंधक निकल रहा था। कभी कभी तो उसका जी करता था कि अपनी इस मंगेतर को टुकड़े टुकड़े कर दे। बेशक लिबली अपनी नाजुक कद काठी के बावजूद बेहद खूबसूरत थी। वह आन्या और आयना जैसी लड़कियों से बस एक कदम पीछे थी और उसका अपना एक अलग ही अंदाज था। लेकिन डायनमो को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जहां तक उसकी बात थी, वह इस परेशान करने वाली औरत से सिर्फ इसलिए शादी कर रहा था क्योंकि उसके परिवार ने ऐसा कहा था। उसे सुंदरता की उतनी परवाह नहीं थी जितनी किसी और पुरुष को होती। उसे बस इस बात की चिंता थी कि वह जितना हो सके उतना मजबूत बन जाए, और अब ये औरत उसके इसी रास्ते में खड़ी थी। मेटल स्पिरिट सिर्फ क्राफ्टिंग का एक परिचित नहीं था, यह उससे कहीं ज्यादा था। बेशक इससे ज्यादा बनाने से मेटल स्पिरिट का रास्ता भटक जाएगा और वह दुनिया को निगलने वाले उस राक्षस में बदल जाएगा जिसके बारे में लियोनेल के पिता ने इतनी चेतावनी दी थी। लेकिन डायनमो को इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? यही तो वह चाहता था। बदकिस्मती से ये नाजुक युवती जितनी विद्वान थी उतनी ही खतरनाक भी थी, और उसे 100% निश्चितता से कम किसी भी चीज के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से नफरत थी। ये जानते हुए भी उसे पता था कि जैसे ही उसके शब्द निकले, लियोनेल से लड़ने की उसकी संभावनाएं शून्य हो गईं। डायनमो गुर्राया, ध्यान दो, जैसे ही हम यहां से निकलेंगे मैं उसका सिर काट लूंगा। शुरू से अंत तक लियोनेल ने उन्हें एक और नजर डालने का मौका नहीं दिया। उसकी आंतरिक दृष्टि उसके सामने लघु सूर्य के प्रति मोहित हो गई थी। उद्धरण स्वप्न मूर्ति। लियोनेल की खोपड़ी से एक तेज जलन निकलने लगी, मानो उसका दिमाग गर्म हो रहा हो। उसकी नसें लाल हो गईं और पूरे शरीर में खून तेजी से दौड़ने लगा। दुनिया में हलचल मचने लगी। अगली लहर आ रही है, पीछे हट जाओ, लिबली ने शांति से कहा। आखिरकार उसने लियोनेल की तरफ देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि उसका हिलने का कोई इरादा नहीं है। क्या वो मूर्ख था? या मैं समझ गया, एक मेटल स्पिरिट सचमुच इस स्थिति से निपट सकता है अगर उसका कौशल काफी ऊंचा हो। क्या उसे इतना भरोसा है? अगर ऐसा है तो बाद में उसे छीनना इतना आसान नहीं होगा। डायनमो का जबड़ा कस गया, लेकिन उसने फिर भी निर्देशों का पालन किया। यहां आने के बाद से वे पहले भी ऐसे ही एक विस्फोट का अनुभव कर चुके थे। वह लिबली की बात तो वैसे भी मान लेता, लेकिन खुद इसका अनुभव करने के बाद उसे कोई आपत्ति नहीं थी। लियोनेल अपने स्थान से नहीं हिला। उसकी निगाहें और अधिक प्रचंड होती गईं, क्योंकि सार्वभौमिक शक्ति उसके चारों ओर ऐसे नाचने लगी मानो उसने अपना मन प्राप्त कर लिया हो। उसके चारों ओर मौत का कोहरा छाने लगा। सिर्फ 1 डिग्री घूमा। यह इतना छोटा बदलाव था कि उसके आकार को देखते हुए इसे नोटिस करना लगभग नामुमकिन था। एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक को ऐसा लगता जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जब तक कि नारी दिखाई नहीं दी। उस क्षण ऊर्जा की एक अदृश्य लहर चारों दिशाओं में फैल गई, मानो तूफान से पहले की एक सूक्ष्म शांति हो। ये लगभग बसंत की शांत हवा की तरह फैल गई। हालांकि यह अपने आसपास की हर चीज के अंत की भविष्यवाणी कर रही थी, फिर भी यह एक पल के लिए आश्चर्यजनक रूप से कोमल थी। फिर बैंग बैंग बैंग, जैसे ही अदृश्य लहर ने लावा के उस पतले कुंड को छुआ जो केंद्र के चारों ओर एक वलय की तरह लटका हुआ था, मानो सब कुछ अपना आकार खो बैठा। जो कभी लावा की एक ठोस सतत धारा थी, वह अस्थिर बूंदों और अस्थिर गैसों में बदल गई। लियोनेल अचानक एक दीवार से टकराया जिससे लिटिल टॉली तक कंपन महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी हथौड़े से कुचल दिया गया हो और उसके शरीर की हड्डियां दबाव से टूटने की कगार पर थीं। बहादुर सील, लियोनेल दहाड़ा। उसके शरीर के चारों ओर एक भ्रमात्मक स्तंभ प्रकट हुआ जिसमें पृथ्वी तत्व के वे गुण नहीं थे जो उसे पूर्ण होने के लिए आवश्यक थे। लेकिन उसे इतनी जल्दी डालने के लिए लियोनेल के पास कोई विकल्प नहीं था। लिटिल टॉली के लिए उस समय कोर से निकल रहे अति आवेशित कणों का प्रहार सहना एक बात थी, लेकिन दबाव की लहर ऐसी चीज थी जिसका सामना लियोनेल को खुद करना होगा। तभी 2 सितारों वाली आपदा दुनिया की शक्ति अपने असली रूप में प्रकट हुई। अपनी सारी ताकत झोंक देने और 10 वीर स्तंभों को एक के ऊपर एक रखने के बाद भी लियोनेल ने जोर से खांसकर कई घूंट खून उगल दिया। फिर भी उसकी निगाहें उसके मूल से हटी नहीं। उसकी आंखों में जोश इतना बढ़ गया कि वह लगभग उन्मत्त हो गया। ये दबाव अकेले ही अर्धछठे आयाम में किसी को भी नष्ट कर सकता था। लियोनेल को इस बात का पूरा यकीन था, हालांकि वह इसके प्रभाव को झेलने की अनोखी स्थिति में था। सबसे पहले सबसे खतरनाक हिस्से गर्मी और विकिरण सभी को लिटिल टॉली ने रोक दिया था।
इससे कोर के घूमने की घातकता 10 गुना कम हो गई। इससे लियोनेल को बस इसके विनाश का एक छोटा सा हिस्सा खुद ही संभालना पड़ा, और फिर भी उसे अपने आंतरिक अंगों में कंपन महसूस हो रहा था। 4 पत्ती तिपतिया घास 4 4 पत्ती तिपतिया घास। अगर लियोनेल कोर की प्राकृतिक शक्ति कलाओं से इतना मोहित न होता, तो उसे एहसास होता कि उसके वर्तमान स्वरूप और अर्ध छठे आयाम वाले अस्तित्व के बीच कितना बड़ा अंतर है। हालांकि ये कुछ ऐसा था जिस पर उसका मन ध्यान दे रहा था। हालांकि ऐसा कब तक चलेगा, यह अभी भी अनिश्चित है। मैं तुम्हें रेडिएंट फायर फोर्स कहूंगा। ग्रीष्म, दीप्तिमान कोर। पतन, एक धीमी मौत। शीत ऋतु, मुरझाती बर्फबारी। वसंत, स्वर्णिम बूंदें। लियोनेल की निगाहों की चमक बढ़ती ही जा रही थी, उसके चारों ओर की आभा इतनी घनी होती जा रही थी कि उसकी शुभ आभा भी बाहर की ओर रिसने लगी थी। टकराना। लियोनेल के बाल इधर उधर हो गए, उसका शरीर अंततः दृढ़ता से टिया एक में प्रवेश कर गया। उसका मन ऐसा महसूस कर रहा था मानो वह एक नए स्तर पर खुल गया हो, उसके विभाजित मन में कुछ 10,000 अतिरिक्त विभाजन हो गए। लियोनेल ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसकी नजर फिर से केंद्रित हो गई। उसने अपनी रगों में एक बेतहाशा ऊर्जा का संचार महसूस किया। सच तो यह है कि उसने सोचा भी नहीं था कि नतीजे इतने बड़ा चढ़ाकर पेश किए जाएंगे। आखिरकार 4 ऋतुओं का क्षेत्र चौथे आयाम के लिए ही बनाया गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि यह उसे इतना सशक्त बना देगा, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक वह स्वर्गीय पिंड क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ गया। लेकिन नतीजे खुद ही सब कुछ बयां कर रहे थे। लियोनेल को लगा कि उसका वर्तमान रूप एक हाथ पीछे बांधकर उसके पुराने रूप को हरा सकता है। लियोनेल के चारों ओर अभी भी भयंकर विस्फोट जारी थे, फिर भी उसे इसकी भनक तक नहीं लगी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि यह केंद्र न केवल बल, बल्कि बल क्रिस्टलों का भी असाधारण संकेंद्रण था। उसे इस स्थान पर और भी कई उर्बे अयस्क भंडारों का आभास हो रहा था। लियोनेल मुस्कुराया। जब तक ये विस्फोट खत्म नहीं हो जाता, तब तक जितना हो सके उतना ले लूं। पास में ही विशाल डेविल्स शेविंग्स और डांसिंग लैंटर्न अयस्क भंडार भी हैं। अगर भविष्य में मुझे बस स्टार कोर इकट्ठा करना पड़े, तो काम और भी आसान हो जाएगा। लियोनेल ने गोली चलाई। उसके हिसाब से उसके पास ठीक 1 घंटा था। तारांकन। ब्रह्मांड के उस पार, जब लियोनेल अपनी खतरनाक चालें चल रहा था, एना लेक्सेनिक्स परिवार की संपत्ति में एक शिकारी की तरह घूम रही थी। उसका शरीर मानो अपना आकार खो चुका था, पेड़ों और शाखाओं के चारों ओर ऐसे घूम रहा था मानो वह डार्क एलिमेंटल ऊर्जा का एक निराकार पिंड हो। इस अजीबोगरीब घटना के कारण उसे हवा का दबाव न्यूनतम झेलना पड़ रहा था, और ध्वनि अवरोध को तोड़कर भी उसके आसपास एक पत्ता भी मुश्किल से हिल रहा था। उसका शरीर नियंत्रण बेदाग था और उसकी चुपके चाल उससे भी ज्यादा आकर्षक थी। लेक्सेनिक्स के पहरेदारों को उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं मिला, और वे एक एक करके परास्त होते गए। ये चुनाव आईना के सबसे मूर्खतापूर्ण फैसलों में से एक था। अगर वह उन्हें छुए बिना ही निकल जाती, तो उसके नजर न आने की संभावना ज्यादा होती। लेकिन उस स्थिति में वह ध्यान आकर्षित करने का अपना मिशन कैसे पूरा कर पाती? अंधेरे की एक झलक में वह एक साधारण सी इमारत के सामने प्रकट हुई, जो किसी गोदाम जैसी ही लग रही थी। लेकिन अपनी जानकारी के अनुसार आईना अच्छी तरह जानती थी कि यह जगह लेक्सेनिक्स की कालकोठरी में छिपे हुए प्रवेश द्वारों में से एक थी। परिवार के मुख्य घर के अंदर एक मुख्य प्रवेश द्वार था, लेकिन इस तरह के कई छिपे हुए स्थान भी थे। जेल का इतना बेतुका डिजाइन क्यों होता है? शायद लेक्सेनिक्स परिवार के उच्च अधिकारियों को ही इसकी जानकारी थी। आईना ने आसानी से दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन दूसरी तरफ 2 गार्ड उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, एक छिपा हुआ ब्लेड आगे की ओर उछल गया, जिससे 2 सिर हवा में उठ गए। उसने उनके शरीरों में खोजबीन की, अपनी जरूरत की चाबियां ढूंढी और वह दरवाजा खोला जो अंधेरे रास्ते की ओर जाता था। जैसे ही उसने नीचे की ओर पहला कदम रखा, लेक्सेनिक्स परिवार की संपत्ति में चेतावनी की तेज आवाजें गूंज उठीं। ओसान पर नजर डालने से पहले ही आईना का पता चल चुका था। योजना। आईना ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी, उसके कदम उसी गति से चलते रहे, न तेज हुए न धीमे। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसका शरीर अभी भी परछाइयों में इधर उधर घूम रहा था। कुछ ही सेकंड में वह कालकोठरी की सुरंगों तक पहुंच गई। उसकी आंतरिक दृष्टि घुमावदार कोनों में फैल गई। अपने श्राप को इतनी जोर से दबाए जाने के बाद उसके लिए अपने मन से उस शक्तिशाली दबाव को मुक्त करना जरा भी मुश्किल नहीं था। एक पल में वह ओसान के आभामंडल से जुड़ गई और उसकी शक्तिशाली जांघें हवा में उछलने लगीं।
कुछ ही सेकंड बाद वह ओसान के सामने प्रकट हुई, जो लगभग बेहोश था। वह नींद में लार टपका रहा था, तभी अचानक अलार्म की तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई। अब जब अचानक एक साया उसके सामने आ गया था, तो वह इतना डर गया था कि उसकी पैंट में पेशाब ही हो गया था। वह अपनी ही गंदगी में बैठा था, मोटी जंजीरों के ढेर के बीच अपने शरीर को सहला रहा था। जैसे ही उसने आईना का चेहरा पहचानने की कोशिश की, उसका शरीर कांप उठा। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने असल में एक मुखौटा पहना हुआ है, तो उसकी सिहरन और भी बढ़ गई। उसकी सुनहरी आंखें जिस तरह उसके काले मुखौटे के भीतर दो प्रकाश गोलों की तरह तैर रही थीं, उसमें कुछ खास ही भयावहता थी। पेशाब करने की बात तो दूर, उसी समय ओसान ने अपनी मल त्याग पर भी नियंत्रण खो दिया। चीजें और भी बदतर हो गईं, क्योंकि इस छाया ने वास्तव में एक विशाल लाल सुनहरी कुल्हाड़ी निकाली तथा अपनी पूरी शक्ति के साथ उसकी ओर झपट्टा मारा। ओसान खुद पर चिल्लाया। झनकार, कुल्हाड़ी आईना के हाथों में उछल पड़ी। उसने महसूस किया कि दबाव से उसकी कलाइयां लगभग टूट जाएंगी, उसकी बाहें और टांगें कांपने लगीं और उसकी कुल्हाड़ी लगातार हिलती रही। आईना के प्रहार से 3 अलग अलग बार में 3 छोटे छोटे निशान पड़े, लेकिन इसके अलावा कोई और बड़ा बदलाव नहीं हुआ। आईना के होठों से एक धीमी चीख निकली, उसके चारों ओर एक हिंसक सार्वभौमिक शक्ति छा गई। ओसान भयभीत होकर देख रहा था, क्योंकि आईना के काले बाल उसके चारों ओर फैले हुए थे, मानो मेडुसा के सांपों के सिरों जैसे दिख रहे हों। वह उस अंधेरे और आईना की शक्ति की एक साथ चमकती रोशनी के बीच साफ साफ देख नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी सुरंग के अंत की ओर जा रहा हो, जो उसकी मौत की ओर ले जा रही हो। उगते हुए चंद्रमा की छवि ने कालकोठरी को कांपने पर मजबूर कर दिया। सार्वभौमिक शक्ति का प्रवाह बढ़ रहा था। टकराना। जैसे ही आईना ने झूलना शुरू किया, हवा मानो टूट गई। उसके युद्ध कुल्हाड़े का डंडा उसकी ताकत के आगे झुक गया। उसके युद्ध कुल्हाड़े का ब्लेड एक भयंकर लालिमा से चमक उठा, उसकी निगाहें हल्के लाल रंग से रंग गईं। मक्खन में गर्म चाकू की तरह आईना की कुल्हाड़ी सलाखों को चीरती हुई ऊपर से नीचे तक एक विकर्ण रेखा खींचती हुई दरवाजे के लॉकिंग तंत्र को चकनाचूर कर देती है। ओसान का दिल कांप उठा। आखिरकार उसने अपने मूत्राशय पर से नियंत्रण खो दिया जब आईना का ब्लेड फोर्स उसके सिर और कंधे के ठीक ऊपर से गुजरा। उस पल उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम गई हो। उसने कसम खाई कि अगर वह कभी इस जगह से बाहर निकला तो सीधे और संकरे रास्ते पर चलेगा। यह उसके जीवन का अब तक का सबसे बड़ा डर था। दरअसल उसे यह समझने में बहुत देर लग गई कि उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। इससे पहले कि ओसान सदमे से उबर पाता और इस बात के लिए शुक्र मना पाता कि वह अभी भी जीवित है, आईना ने उसकी ओर प्रकाश का एक गोला फेंक दिया, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता। गेंद में एक रोशनी चमकी और वह आईना की ओर वापस लौट आए। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो ओसान गायब हो गया। ये गेंद एक विशेष पात्र थी जो जीवन को संचित कर सकती थी, लेकिन ये फटने से पहले केवल आधे दिन तक ही टिक पाती थी। इसके अलावा ये केवल ओसान जैसे कमजोर ताकत वाले लोगों पर ही काम करती थी। आईना ने बिना रुके गोली चला दी। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं गई थी कि अचानक उसने पाया कि उसके बाहर निकलने के रास्ते पर लेक्सेनिक्स परिवार के पहरेदारों ने हमला बोल दिया है। उसकी निगाहें और भी गहरी ठंडक में बदल गईं। उसका युद्ध कुल्हाड़ा गायब हो गया और उसकी जगह 2 छोटी तलवारें आ गईं। उसके बाल उसके चारों ओर चमक उठे, लगभग उसके शरीर के बाकी हिस्सों की तरह ही परछाइयों में विलीन हो गए। उसके शरीर से एक भयानक, खून से लथपथ हत्या का भाव प्रकट हो रहा था। उसके सिर पर एक मंडराते हुए तेंदुए की परछाई बन रही थी। अल्पविराम। लेक्सेनिक्स परिवार की संपत्ति के एक दूसरे कोने में रेडियर अपने चेहरे पर एक बदसूरत भाव लिए जागा। बातचीत विफल होने के बाद उसे मेहमान के रूप में रहने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब यहां रहना बहुत खतरनाक था। बिना कोई स्पष्टीकरण दिए उसने अपने साथियों को एक एक करके जगाया। जो भी हमारा रास्ता रोके उसे काट दो, आगे बढ़ो। ग्रेडियर इतना समझदार था कि उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ छल किया गया है। अगर उसने अभी निकलने का रास्ता नहीं बनाया तो शायद वह फिर कभी दिन की रोशनी न देख पाए। सबसे बुरी बात यह थी कि वह जानता था कि उसकी हरकतें उसके खिलाफ साजिश रचने वालों को बचने का और भी बड़ा मौका देंगी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर लेक्सेनिक्स परिवार उस पर यकीन भी कर ले और समझ भी जाए कि उसे फंसाया जा रहा है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो वे अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे हिरासत में भी ले सकते हैं। कभी कभी सच ही मायने नहीं रखता। और दूसरी बात, ग्रेडिया को पूरा यकीन था कि जो व्यक्ति उसके खिलाफ साजिश रच रहा था, उसका छोटा भाई इस समय उनके कब्जे में है।
उनके पास उनकी मदद करने के अलावा और क्या विकल्प था। ग्रेडियर ने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि उसके मसूड़ों से खून बहने लगा। उसका हमेशा का शांत स्थिर व्यवहार कहीं नजर नहीं आ रहा था। सबसे घटिया किस्म की योजनाएं तो ऐसी होती थीं जो सामने तो आती थीं, लेकिन फिर भी उनके साथ खेलने के अलावा कोई चारा नहीं होता था। बस एक ही कमीना इतना चालाक और धूर्त था कि इसे अंजाम दे पाता था। रिचर्ड, अगर मेरे भाई के सिर का एक भी बाल छिना तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अल्पविराम। आईना के आसपास खून और लाशें बिखरी हुई थीं। उसकी जुड़वा तलवारें मौत की दरांती की तरह थीं, जो परछाइयों में से ऐसे चमकती और निकलती थीं मानो उनका अपना दिमाग हो। पांचवें आयाम के दर्जनों अस्तित्व उसके सामने गिर पड़े, और जो लोग चौथे आयाम में कार्रवाई करने की मूर्खता करते थे, वे खून और लहू की बारिश में नष्ट हो जाते थे। उसकी गति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि जैसे जैसे वह पहले से तयशुदा निकास की ओर बढ़ रही थी, उसकी गति और बढ़ती ही जा रही थी। आईना को लग रहा था जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह व्यक्ति बस उत्सुकता से उसे देख रहा था, यहाँ तक कि सिर्फ आधा दर्जन मिनट बाद जब वह दरवाजे से बाहर निकली और एक घने जंगल में घुस गई, जिसमें वह लगभग पूरी तरह से गायब हो गई। फिर भी किसी तरह अपनी छुप छुप के बावजूद आईना के कदम लक्सनिक्स एस्टेट के दरवाजे से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर अचानक रुक गए। उसके सामने सुनहरे बालों वाला एक युवक खड़ा था, जिसने ऐसे सफेद वस्त्र पहने थे जो अंधेरे में भी चमक रहे थे। किसी वजह से उसने सहज ही ग्रेडियर के बजाय आईना का पीछा करने का फैसला कर लिया था। उसे आभास हो रहा था कि कोई साजिश चल रही है, लेकिन ये बताना मुश्किल था। और कुछ और भी था जो उसे गड़बड़ लग रहा था। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, मानो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके ऊपर से दबाव ऐसा लग रहा था मानो कोई रास्ता नहीं है। एकल माइगेल चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसे यकीन हो गया, ये छायादार आकृति शायद ग्रेडियर द्वारा रची गई कोई साजिश नहीं थी। लेकिन ये योजना इतनी बड़ी थी कि फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। सच्चाई क्या थी, यह अप्रासंगिक था। बस यही मायने रखता था कि दृश्य क्या थे और उनसे निपटकर ही उसका लक्सनिक्स परिवार सुरक्षित बच सकता था। फिर भी ये काफी दिलचस्प था। माइगेल बाहरी दुनिया पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था क्योंकि वहां युवा पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति उसके प्रयास के लायक नहीं था। दरअसल उसे लगता था कि छठे आयाम की दुनिया में बिताया गया हर पल उसके समय की और भी बड़ी बर्बादी है। जैसा कि कहा गया है, लेक्सिनिक्स परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में अभी भी कुछ बातें थीं जो उसे जाननी थी, अर्थात अन्य परिवारों के उत्तराधिकारी कौन थे और उनकी ताकत क्या थी। इसका मतलब ये था कि आईना जैसी किसी चीज के बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था। ये और भी आश्चर्यजनक था कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति से हल्का दबाव महसूस हो रहा था जो सिर्फ एक टियर 3 अस्तित्व था। बेशक उसे हार का कोई वास्तविक खतरा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी यह आश्चर्यजनक था। वियोला परिवार को ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का साथ नहीं मिलना चाहिए था, और अगर किसी तरह मिल भी जाता तो भी इस व्यक्ति को इतने खतरनाक मिशन पर भेजना नामुमकिन था। एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि यह व्यक्ति उनके वंश का सदस्य नहीं था। इसका मतलब था कि यह लड़की वियोला परिवार का कोई छिपा हुआ तुरुप का पत्ता नहीं थी, बल्कि संभवतः एक वैसल उम्मीदवार या किसी वैसल की संतान थी। इस नतीजे पर पहुंचते हुए माइगेल ने अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई और दूसरी बांह पीठ के पीछे बंधी हुई थी। बिना किसी पूर्व सूचना या तैयारी के आईना की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके चेहरे से बस 1 फुट की दूरी पर प्रकाश की एक किरण प्रकट हो चुकी थी, जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का लगभग कोई समय नहीं मिला। पीछे की ओर झुकते हुए उसने अपनी 2 तलवारों में से एक को ऊपर की ओर फेंका। उसकी कलाई सुन्न हो गई क्योंकि प्रकाश पीछे की ओर उछल गया, जिससे एक पेड़ की छाल में एक असाधारण चिकना छेद बन गया। 4 पत्ती तिपतिया घास 4 पत्ती तिपतिया घास। माइगेल ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह जंगल की गहराइयों में खड़ा था, उसके चारों ओर एक प्रभामंडल था। वह अंधेरे में तैरती हुई किसी आत्मा जैसा लग रहा था। उसकी फैली हुई उंगली से ऐसी शक्ति निकल रही थी जो पूरे शहर को आसानी से मिटा सकती थी। हर किरण बेहद सघन थी, जिससे आईना लगभग तुरंत ही बैकफुट पर आ गई। सिर्फ 3 हमलों में आईना 100 मीटर पीछे हट गई और लक्सनिक्स परिवार की संपत्ति से अपनी दूरी का 5वां हिस्सा खा गई। आईना की आंखों में एक ठंडक छा गई, उनके कोनों से अभी भी लालिमा की एक झलक रिस रही थी। बढ़ती दूरी के बावजूद माइगेल की उंगलियों के लेजरों की ताकत जरा भी कम नहीं हुई, बल्कि वे और भी ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही थीं।
क्या वह सचमुच उसे इतनी सहजता से वापस एस्टेट में धकेलने की कोशिश कर रहा था? आयना के मन में यह विचार आने से पहले ही उससे 50 मीटर और पीछे धकेल दिया गया, और फिर भी माइगेल 1 इंच भी नहीं हिला, उसका सफेद चोगा अभी भी लहरा रहा था। धातु और लेजर की झंझनाहट के बीच उनके कपड़ों की हल्की फड़फड़ाहट गूंज रही थी, जिससे ये स्पष्ट हो रहा था कि उनके टकराव के बाहर जंगल कितना शांत था। प्रकाश की एक और किरण आगे बढ़ी। एक हल्की सी धप धप की आवाज के साथ वह एक पेड़ के तने को भेदती हुई आयना की तलवार से फिर टकराए। हालांकि इस बार टक्कर इतनी भयानक थी कि आयना की कलाई टूट गई। इस समय तक दोनों के बीच कितने ही पेड़ थे, इसलिए एक दूसरे को देख पाना लगभग नामुमकिन था। हालांकि दोनों को युद्ध की परिस्थितियों का पूरा एहसास था। माइगेल की उंगलियों के लेजर इन पेड़ों से नहीं रुक पा रहे थे, जबकि आयना खुद भी लगातार बिना किसी सहारे के पीछे धकेली जा रही थी। कुछ ही झटकों में उसे पहले ही आधी दूरी तक पारिवारिक संपत्ति में धकेल दिया गया था। अगर लेक्सनिक्स को माइगेल पर भरोसा न होता कि वह इस स्थिति को खुद संभाल लेगा, तो कहा जा सकता था कि आयना अब तक खत्म हो चुकी होती। आयना की नजरें मुश्किल से ही झपकी जब उसकी तलवार उसके हाथ से गिर गई। उसकी टूटी कलाई अब अपनी पकड़ बनाए रखने में असमर्थ थी। उसने अचानक अपनी बांह हिलाई, जिससे उसकी कलाई वापस अपनी जगह पर आ गई, लेकिन उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा तेजी से ठीक हो गई। पहले तो वह यहां से निकलने के लिए तेजी और चुपके पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि इतने समय बाद भी कोई नहीं आया था, इसलिए संभावना थी कि वे कभी नहीं आएंगे। ऐसे में टकराना। आयना के होठों से एक राक्षसी चीख निकली, एक प्रचंड लाल रंग की शक्ति किसी स्तंभ की तरह आसमान में उठ खड़ी हुई। उसके शरीर के चारों ओर एक मायावी काली लाल ज्वाला भड़क उठी और उसकी सुनहरी आंखों की गहराई में टिमटिमा उठी। उसका बायां हाथ मानो अपनी बची हुई तलवार को थामे हुए एक तड़कते हुए चाबुक की तरह पीछे मुड़ा हुआ था। जैसे ही माइगेल की नजरें सिकुड़ी, सीटी बजती हवा आखिरकार उसके कानों तक पहुंची और उसकी भौहों के बीच एक चमकती हुई चांदी सी लकीर उभर आई। माइगेल ने अपना सिर एक तरफ झुकाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बेदाग सुनहरे बालों की 3 लंटें हवा में लहरा रही थीं, बिना किसी सहारे के नीचे की ओर बिखर रही थीं। ये वंश तत्व, मैंने इसे पहले कहाँ देखा है? माइगेल को अपने प्रश्न का उत्तर देने का कभी अवसर नहीं मिला, क्योंकि ऐना पहले ही उसके सामने एक शैतान की तरह प्रकट हो चुकी थी, उसकी सुनहरी लाल कुल्हाड़ी रीढ़ को झकझोर देने वाली शक्ति के साथ वार करते हुए लाल धारे छोड़ रही थी। आयना के बाल ऐसे लहरा रहे थे मानो उनका अपना कोई दिमाग हो। उसके शरीर के चारों ओर की आग जैसी लाल चमक और भी तेज होती जा रही थी, क्योंकि उसका मन युद्ध की चरम अवस्था में पहुंच रहा था। उसे बस अपने दुश्मन का खून और मांस चाहिए था। माइगेल ने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया, उसके व्यवहार में एक हल्का सा बदलाव आया। उसकी ताकत का प्रदर्शन पहले से कहीं ज्यादा था। टकराना। माइगेल के पैरों के नीचे की जमीन अंडे के छिलके की तरह टूट गई। आयना की सारी ताकत ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई थी। उसकी पीठ पर चांद लटका हुआ था और उसका अथाह पैंथर का खून उसकी रगों में एक उफनती नदी की तरह बह रहा था। और फिर भी ये सब अभी भी एक उंगली से रोका गया था। सौदा। आयना को ठीक से समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह से युद्ध की स्थिति में पहुंच गया था। उसकी त्वचा से भाप उठने लगी, उसका दिल 10 गुना तेजी से धड़कने लगा, उसके चारों ओर की चमकदार भ्रामक ज्वाला हर गुजरते पल के साथ और अधिक चमकदार होती जा रही थी। उसी समय उसके सिर के ऊपर का चंद्रमा घूमने लगा, उससे प्रक्षेपित होने वाली सार्वभौमिक शक्ति की शक्ति बढ़ती गई और उसका चांदी जैसा रंग टपकते हुए रक्त जैसा लाल हो गया। आयना ने अपना युद्ध कुल्हाड़ा वापस ले लिया और अधिक शक्ति और ताकत के साथ फिर से नीचे झुक गई। माइगेल एक कदम पीछे हट गया, उसकी आभा पहाड़ जैसी स्थिर थी। आयना की कुल्हाड़ी के हर वार का जवाब उसकी उंगली से एक प्रतिक्षेप मिलता। उसकी हरकतें सहज और स्वाभाविक थीं, लेकिन ध्यान देने वाला कोई भी बता सकता था कि उसे अपनी शक्ति का और अधिक विस्तार करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वह अंततः आत्महत्या कर लेगी। हालांकि माइगेल ने ऐसा सोचा था, लेकिन उसने इसे जल्दी खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की। उसके अंतर्ज्ञान में कुछ उसे कचोट रहा था, लेकिन वह उसे ठीक से समझ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसका इस औरत से कोई नाता जरूर है, लेकिन वह उसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह उस औरत को बचाने के लिए अपनी हद पार कर जाएगा। जहां तक उसका सवाल था, वह मौत की हकदार थी। अगर कुछ था, तो वह इस समय लाश न होने का एकमात्र कारण उसकी जिज्ञासा थी।
हालांकि वह ये भी बता सकता था कि इस लड़की का वंश कारक आत्मविनाशकारी था और उसे बेस्ट प्रकार के वंश कारक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था। वंश कारकों को क्षमताओं की तुलना में वर्गीकृत करना कठिन था क्योंकि पूर्व में कहीं अधिक विविधता थी, लेकिन फिर भी कुछ व्यापक श्रेणियां मौजूद थीं। इस लड़की के वंश परंपरा ने उसके दिल पर बहुत दबाव डाला था। साथ ही इसने उसकी तर्क शक्ति को इस हद तक खा लिया था कि वह एक राक्षस बन गई थी। सच तो यह है कि आयना को इस तरह की दुष्टता में गिरे हुए बहुत समय हो गया था। आखिरी बार जोन में जब लियोनेल ने उसे बचाने के लिए अपनी भाला शक्ति जगाई थी, तब से ऐसा लग रहा था कि आयना की उन्मत्त प्रवृत्तियां गायब हो गई थीं, लेकिन सच तो ये था कि उसने अपने वंश तत्व का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया था। एक वजह यह थी कि वह लियोनेल को दोबारा उस स्थिति में नहीं डालना चाहती थी, और दूसरी वजह यह थी कि वह नहीं चाहती थी कि लियोनेल उसका वह रूप देखे। लेकिन अभी तो बस वो खुद और ये दुश्मन ही थे। अगर वो आगे नहीं बढ़ पाए और बच नहीं पाए तो यहीं उसकी मौत हो जाएगी। दुर्भाग्यवश माइगेल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक दुर्गम पर्वत है। तारांकन लियोनेल लावा की नदी की सतह पर तैरता हुआ आया। उसका शरीर अभी भी सिर से पैर तक चांदी की परत से ढका हुआ था। उसकी हर हरकत बेफिक्री और सहज लग रही थी। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस समय इतनी खतरनाक स्थिति में होगा। लेकिन शायद यही वजह थी कि दौलत बहुत सी चीजों को छिपा सकती है। लियोनेल अपने जीवन में कभी अमीर नहीं रहा, हालांकि उससे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही, लेकिन जब उसका ज्यादातर जीवन मशहूर हस्तियों, अरबपतियों और राजनेताओं के बच्चों के स्कूलों में बीता तो ये साफ था कि वह इस मामले में कमतर होगा। लेकिन अभी लियोनेल सचमुच खुद को अमीर महसूस कर रहा था। उसने अभी अभी ऐसी जगहों पर खनन किया था जहां मिल्की वे गिल्ड सपने में भी नहीं सोच सकता था, और वह बच निकला था। लियोनेल ने ऊपर देखा, उसका होंठ अचानक फड़कने लगा। ठीक है, शायद ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि वह बच गया है। उस क्षण कई आभाएं लियोनेल पर पहले ही केंद्रित हो चुकी थीं। ऊपर पूरे ग्रह की रक्षा करने वाली एक विशाल बलकला तैनात की गई, जिससे आकाश घूमते हुए रूनों से भर गया, जिसने दुनिया को एक अनोखा चरित्र प्रदान किया। लियोनेल ने हल्की खांसी की। शायद उसने उन बारूदी सुरंगों को साफ करने में कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया था। उसे यकीन नहीं था कि खंडित घन उस फोर्स आर्ट को भेद पाएगा या नहीं। उसे कोई कमजोरी ढूंढनी होगी ताकि वह भी उसके साथ न फट जाए। लियोनेल लावा के कुंड से बाहर निकला और ओब्सिडियन की जमीन पर मजबूती से खड़ा हो गया। उसे कई आभाएं अपनी ओर आती हुई महसूस हो रही थीं। उन्हें ठीक ठीक पता नहीं था कि लियोनेल कहाँ प्रकट होगा, लेकिन अब जब वह ऊपर आ गया था तो वे उसके चारों ओर का जाल बंद कर सकते थे। सबसे समझदारी की बात शायद यही होगी कि उनके इकट्ठा होने का इंतजार किया जाए और फिर वापस नीचे गोता लगाकर कहीं और दिखाई दिया जाए। लेकिन लियोनेल को लग रहा था कि वे इतने समझदार हैं कि ऐसी किसी भी संभावना के लिए तैयार हैं, खासकर तब जब उनसे आधा किलोमीटर भी दूर एक समूह पहले से ही मौजूद था। लियोनेल का चंचल व्यवहार उस समूह को देखकर गायब हो गया। उसकी नजरें सिकुड़ गईं। यह कोई और नहीं बल्कि लिबली और डायनमो अपने समूह के साथ थे। लियोनेल को यकीन नहीं हो रहा था कि यह महज इत्तेफाक था कि वे यूं ही यहां आ गए। उसने उस लड़की की बातें पहले भी सुनी थीं। उसकी गणनाएं उसकी तुलना में ज्यादा गोलमटोल और कम सटीक थीं, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि ऐसा उसकी गणना क्षमता कमजोर होने की वजह से था या फिर उसने डायनमो के लिए इसे आसान बना दिया था। हालांकि उत्तर चाहे जो भी हो, ये तथ्य कि वह अनुमान लगा सकती थी कि वह यहां आएगा, अपने आप में काफी प्रभावशाली था। इस स्थान पर हाल ही में हुए विस्फोट के दौरान आवेशित कणों और अस्थिर लावा का सबसे तेज उछाल आया था। इससे इस क्षेत्र में बल अस्त व्यस्त हो गया, और साथ ही इसका मतलब यह भी था कि इस क्षेत्र के ऊपर लटका हुआ बलकला सबसे कमजोर और कमजोर होने की सबसे ज्यादा संभावना वाला होगा। यह दूसरा कारण था कि लियोनेल ने अचानक पीछे मुड़कर कहीं और प्रकट नहीं हुआ। यह तथ्य कि लिबली इस मामले की गणना कर सकती थी वास्तव में प्रभावशाली था, और इसने लियोनेल को कुछ अतिरिक्त गंभीरता के साथ उसे लेने के लिए प्रेरित किया। टकराना। डायनमो की मुठ्ठियां आपस में टकरा रही थीं। सिर्फ आवाज से ही ऐसा लग रहा था मानो कान फट जाएंगे। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, लिबली ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मैं कह सकता हूं कि आप कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। मात्र 1-2 मिनट में आप 5वें आयाम के अस्तित्व और हथियारों से घिर जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि भले ही हम आपको उस समय में हरा न सकें, हम आपको उस समय के लिए रोक जरूर सकते हैं। तो हम एक सौदा करें तो कैसा रहेगा?
अपनी धातु आत्मा हमें सौंप दो और हम तुम्हें घेर लिए जाने से पहले बिना किसी लड़ाई के जाने देंगे। मुलाघन। लियोनेल ने लिबली को कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल वह अभी भी आसपास के माहौल को भांप रहा था, किसी भी तरह की सबसे अच्छी योजना बनाने की कोशिश कर रहा था। लियोनेल को ऐसा करने में कई पल लग रहे थे और इन 6 युवकों को इसे हर कीमत पर रोकना चाहिए था। हालांकि वे अभी भी इस बात से अनजान थे कि उनका सामना किससे हो रहा है। लो, लियोनेल की निगाहें सिकुड़ गईं, उसके कंधे थोड़े ढीले पड़ गए। लिबली की भौहें तन गईं जब उसने लियोनेल के आभामंडल में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया। वह कुछ ही सेकंड में हल्के तनाव से एक शांत आत्मविश्वास में बदल गया था। लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उन कुछ ही पलों में ऐसा क्या बदलाव आया था जिससे उसमें इतना बदलाव आ गया था। लियोनेल अचानक आगे बढ़ने लगा, जिससे लिबली के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। एक पल में लियोनेल चांदी के किसी आदमी की तरह बेफिक्री से चल रहा था। अगले ही पल उसकी पीठ पर अचानक 2 धधकते प्रकाश तत्वीय बल के पंख फूट पड़े। वे दसियों मीटर तक फैले हुए थे, सोलारा ग्रह के चमकीले रंगों के नीचे चमक रहे थे। लियोनेल की गति में विस्फोट हो गया, उसके पीछे लहरदार हवा चल रही थी और उसके पैरों के नीचे की ऑब्सीडियन जमीन टूटकर दरक रही थी। इन दरारों से लावा बाहर निकलने लगा, चारों ओर जमा हो रहा था और लियोनेल की गतिविधियों के प्रवाह का अनुसरण कर रहा था, मानो उनका अपना कोई दिमाग हो। जब लियोनेल डायनमो के सामने आया, तब तक बस एक क्षण ही बीता था और लियोनेल के मुके के बाद निकला लावा डायनमो की छाती से मात्र कुछ इंच की दूरी पर था। डायनमो के शार्क जैसे दांत चमक रहे थे और उसकी मांसपेशियां कवच के नीचे उभर आई थी जब उसने एक मुक्का मारा। पिघली हुई चट्टान के मुके से उसकी मुट्ठी टकराने से पहले ही एक तेज आवाज हवा में गूंज उठी। इतने बड़े आदमी के वार के पीछे की ताकत को बयां करना मुश्किल है और यह किसी को भी अंदर तक हिला सकती थी। 4 पत्ती तिपतिया घास, 4 RABET, 4 पत्ती तिपतिया घास। टकराना, बेवकूफ। डायनमो ने लावा की मुट्ठी तोड़ दी, लेकिन लियोनेल के असली मुके को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसी क्षण लियोनेल की उंगलियों और उसकी बांह के चारों ओर एक सर्पिलाकार सार्वभौमिक शक्ति उमड़ पड़ी। उसके कूल्हों और धड़ का घुमाव इतना तेज हो गया कि पलक झपकते ही वह 1 मीटर आगे निकल गया। डायनमो कुछ कर पाता इससे पहले ही एक मुक्का उसके कवच पर पड़ा। पहले तो ऐसा लगा जैसे उसके फेफड़ों की सारी हवा अचानक निचोड़ ली गई हो। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे उसकी पसलियां सिकुड़ रही हों और उसके अंदरूनी अंग गल रहे हों। फिर वह बैरल से निकली गोली की तरह बाहर निकला। उसका विशाल शरीर हवा में चीरता हुआ चीख और चीख की आवाज से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पतले से छेद से भाप निकल रही हो और उसकी तेज कष्टदायक आवाज किसी को भी बहरा बना सकती थी। लिबली डायनमो के शरीर से बचते हुए एक कदम आगे बढ़ी, मानो उसे पता हो कि ऐसा ही होगा। लेकिन उसके ठीक पीछे मिडास परिवार का एक और सदस्य इतना भाग्यशाली नहीं था और अपने परिवार के वारिस का पीछा करते हुए दूर तक भाग गया। कहा जा सकता है कि लिबली साफ तौर पर नाराज थी। लियोनेल की लावा भरी मुट्ठी उसके मुके के चाप के साथ साथ चली थी, उसकी मुट्ठी को नहीं ढक पाई थी, तो उस मूर्ख ने क्यों सोचा कि उसे सिर्फ बड़ी मुट्ठी को रोकने की जरूरत है। वह इतना भोला भाला था कि लिबली को उल्टी आने लगी। क्या यह मूर्ख सचमुच उसका पति बनने वाला था? बस यही सोचकर उसकी सांस फूल गई। दुर्भाग्य से उनके दोनों परिवार पहली पीढ़ी से ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उनके दोनों उत्तराधिकारियों का विवाह शुरू से ही तय था। उसके जन्म के समय से ही उसकी शादी तय हो चुकी थी। सबसे बुरी बात यह थी कि डायनमो निश्चित रूप से इतना कमजोर नहीं था। बेशक वह सिर्फ टियर 4 था, एक ऐसा अस्तित्व जिसे लियोनेल पहले ही कई लोगों को हरा चुका था। लेकिन डायनमो की तुलना इस चतुर्थांश के दूसरे टियर 4 से करना मूर्खता होगी। लियोनेल उन 4 बचे हुए युवकों के बीच बिना किसी खास तनाव के खड़ा था। अब हालात ऐसे थे कि मिडास परिवार के सिर्फ 2 और रेडिक्स परिवार के 2 सदस्य ही बचे थे। फिर भी लिबली के चेहरे पर झुंझलाहट के अलावा और कोई भाव नहीं दिख रहा था। क्या यही चुनाव तुम कर रहे हो? मैं तुम्हें एक और मौका दे सकती हूं, उसने साफ साफ कहा। जवाब में लियोनेल ने बस अपना उल्टा हाथ बढ़ाया। एक दूसरी धधकती लावा मुट्ठी बनी और खुल गई और उसकी हथेली दिखाई देने लगी। वो पल भर में अपने सामान्य आकार से 10 गुना बड़ी हो गई और समूह को एक छाया में ढक लिया, फिर किसी गिरते उल्कापिंड की तरह नीचे की ओर गिर गई। लिबली की नजरें सिकुड़ गईं, उसकी भौहों के बीच अब झुंझलाहट और भी साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि इसने उसे तुरंत प्रतिक्रिया देने से नहीं रोका। उसके छोटे छोटे हाथ तेज गति से एक साथ आए और जटिल गतिमान गियर और पुर्जों से बनी एक घनाकार संरचना सामने आई।
इस तरह ये खंडित घन जैसा ही था, बस पहेली के टुकड़ों की बजाय ये गियर, स्क्रू और कुछ छोटे हाइड्रोलिक सिस्टम से बना था। लिबली के लिए एक धातु आत्मा बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर उसे उसके वंशकारक और उसके मुलाक परिवार की विरासत तकनीकों के साथ जोड़ दिया जाए तो ये बाघ को पंख लगाने जैसा होगा। दुर्भाग्य से धातु आत्माओं के बारे में उसने केवल किंवदंतियों में ही सुना था। उसे पाने की बात तो दूर, उसने कभी किसी के साथ साझेदारी करते हुए भी नहीं सुना था। वह चाहती थी कि लियोनेल हार मान ले, क्योंकि इससे चीजें बहुत आसान हो जाती। एक तरफ तो वही ये सुनिश्चित कर सकती थी कि मेटल स्पिरिट उसके हाथ में आ जाए और दूसरी तरफ कोई और समस्या ना आए। लेकिन चूंकि लियोनेल ये खेल खेलना चाहता था, इसलिए वह खेलती रही। लिबली का रेडिक्स क्यूब अपने आप हवा में तैरने लगा। जैसे ही उसने उसकी ओर उंगली बढ़ाई, उसने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे उसका अपना दिमाग हो, और उसने अपना एक टुकड़ा बाहर भेज दिया। खनक 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 खनक। उसी क्षण कुछ बेहद चौंकाने वाला हुआ। लिबली के रेडिक्स क्यूब से कांसे के छोटे छोटे टुकड़े निकले। पहले तो ये उसकी एक उंगली पर लगे, फिर तेजी से खुलने लगे, उसकी बाह तक पहुंचते पहुंचते बाहर की ओर फैल गए। पलक झपकते ही लिबली का दाहिना हाथ कांस्य कवच से ढक गया, जो उसके लिए 2 गुना लंबा और 3 गुना चौड़ा था। उदासीनता के भाव से उसने अपनी भाप-पंख जैसी भुजा को हवा में उठाया, जिससे लियोनेल की लावा हथेली एक ही मौके से सुनहरे आग की बूंदों की बारिश में बदल गई।